बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा आप लोग बखैर व आफ़ियत रहें। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एडहॉक जजेस का मामला है वो ऊँट किसी करवट बैठ चुका है, मगर ये ऊँट जिस करवट बैठा है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो इतना महंगा पड़ा है कि होश आपके उड़ जाएंगे जब मैं आप तक ये तमाम मालूमात पहुँचाऊँगी। आज सुबह ये ख़बर सामने आई और इसके ऊपर थोड़ी सी जाँच मैंने की, जो तफसील मेरे पास है वो मैं आपको बताऊँगी कि एडहॉक जजेस कितने महंगे पड़े हैं हमारे सिस्टम को या उन केसेस को निपटाने के लिए जिनके नाम पे इन जजेस का तैनाती इन जजेस की गई है। ये भी आपको बताएंगे। फिर ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम इस वक्त चल रहा है कि किसी को नहीं पता कि वो सुबह घर से निकलेगा तो शाम घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। किसी को नहीं पता कि वो आज रात घर पर गुजार रहा है तो अगली रात उसकी कहाँ पर मुकर्रर है, किसी को नहीं पता। कभी ये वक्त और ये बातें हम सिंध के शहर कराची के हवाले से, मिनी पाकिस्तान के हवाले से कहते थे कि वहाँ पर लाकानूनियत का ऐसा राज था। अब तो पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। ये मैं आप लोगों के सामने तफसील रखने जा रही हूँ और ये भी आप लोगों के सामने रखूँगी कि क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं, क्यों इस किस्म की बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि नून लीग चाहती है कि सियासी सिस्टम को या सियासी निज़ाम को लपेट दिया जाए। और सियासी निज़ाम को लपेटने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का निफाज कर दिया जाए। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एडहॉक जजेस के मामले की तरफ चलते हैं। 4 जजेस के हवाले से हम सब जानते हैं कि नाम हमारे सामने आए। 3 जजेस ने उससे माजरत कर ली। एक जज ने, जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने, फौरी तौर पर ये ऑफ़र मिलते ही हाँ कर दी। अब जो 2 जजेस मुकर्रर किए गए हैं उनमें से एक और जज आलम खेल साहब थे, इन्होंने भी, मज़हर आलम खेल साहब थे, इन्होंने भी इनकार कर दिया था और इन्होंने कहा था एक बड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडहॉकिज़म को लेके, क्योंकि पब्लिक ये नहीं चाहती, सोशल मीडिया का एक प्रेशर है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये ओहदा मुझे कबूल करना चाहिए। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एडहॉकिज़म के ऊपर उनके बीइंग का जज मंजूरी दे दी है, उनकी तैनाती कर दी गई है। आज ये फाइनल चीज़ें सामने आई हैं हमारे, मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। अब मसला ये है कि एक जज जो कि दबाव महसूस कर रहा है, वो दबाव पब्लिक का है, वो सोशल मीडिया का एक दबाव है, उस दबाव में रहते हुए कैसे मुमकिन है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सकेगा। चलिए ये बहस भी छोड़ देते हैं, अब आते हैं उस असल एक बहस और ख़बर के ऊपर जो बड़ी भारी गुजरेगी आप तमाम सुनने वालों को। मामला ये है कि जिन 2 जजेस का तकर्रर किया गया है उसमें जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें पहले तो जजेस के दरमियान नाइत्तेफाकी पाई गई, क्योंकि नाइत्तेफाकी का मतलब ये था कि आइन के अंदर एडहॉकिज़म के जजेस की गुंजाइश नहीं। माजी के अंदर इसकी 15 से 20 मिसालें शायद आपको मिलती हूँ, मगर अगर पाकिस्तान का आइन खोल कर देखा जाए तो जो अदालती इजलास हैं उसमें एडहॉक जजेस को लाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, मगर केसेस की सुनवाई के लिए इनकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक और बहस नज़र आई। मामला ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे और ये मुसद्दिक़ा ख़बर भी आ गई है कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो चाहते थे कि जो जजेस एडहॉक आएँ उनकी जो मियाद हो वो 3 साल होनी चाहिए, 2 से 3 साल। और जो मेरे पास इत्तला है उन्होंने कहा था कि 3 साल की मुद्दत के लिए इन 4 जजेस को तैनात किया जाए। इन मुद्दत के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में इख्तलाफ पाया गया। एक रुकन की तरफ से ये कहा गया कि नहीं जी, आप 3 या 2 साल के लिए नहीं कर सकते, आप इन्हें 3 महीने के लिए एडहॉकिज़म के ऊपर रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 3 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए चीफ जस्टिस तैनात हो जाएंगे, जो कि मुमकिना तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, जो इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद मोस्ट सीनियर हैं और उनका तकर्रर मुमकिना तौर पे बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा। अब जो नया चीफ जस्टिस आएगा वो अपनी मर्जी से मामलात को लेकर आगे चलेगा, जाने वाला अपनी मर्जी से सालों की मुद्दत के ऊपर मुहित कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी फैसला नहीं करवा सकता। फिर इस चीज़ के ऊपर बहस हुई तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब देखा कि इख्तलाफ बढ़ रहा है तो उन्होंने फिर मंसूर अली शाह साहब के कोर्ट में ये बॉल फेंक दी कि जो मंसूर अली शाह साहब चाहें देख लें, उनको बेहतर लगता है वो मियाद हम मुकर्रर कर देंगे। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना तो 3 महीने की मियाद रखी, ना ही उन्होंने 3 साल की मियाद रखी। उन्होंने अब 1 साल के लिए एडहॉकिज़म के ऊपर ये जजेस जो हैं ये तैनात करने की मंजूरी दे दी है कि चलिए 1 साल के लिए इनको रख सकते हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला छिड़ा वो ये था तनख्वाह और पेंशन का। जितने भी जजेस वहाँ पर मौजूद थे माँ सिवाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के,
वो इस बात पर मुसर थे कि ये जजेस जो पहले तनख्वाहें वसूल करते रहे, रिटायरमेंट के बाद अब ये एक अच्छी पेंशन वसूल कर रहे हैं, और अब पेंशन वसूल कर रहे हैं तो इनके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि इनको तनख्वाह भी दी जाए। और ऐसे मौके पे गवर्नमेंट का भी और अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी सामने था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि नहीं, इनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए, पेंशन तो ये पुराने काम के वसूल कर रहे हैं। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट और अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि चूंकि दोबारा से नए सिरे से ये काम कर रहे हैं, इनकी पेंशन तो चलती रहेगी, मगर हम ये करेंगे कि इनकी नई तनख्वाह भी मुकर्रर करेंगे, जिसके ऊपर एक इख्तलाफ हमें नज़र आया। और जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है, पहले वाली पेंशन और मौजूदा जो तनख्वाह है, उसको मिला के कुल एक जज को माहाना 26 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। ज़रा सोचिए, वो कहते हैं सुनता जा सर धुनता जा। पाकिस्तान के अंदर जो आर्जी तौर पे एडहॉक जजेस लाए गए हैं, वो एक महीने का 26 लाख रुपए पेंशन और तनख्वाह की मद में वसूल करेंगे। यहाँ पर यह बहस हो रही है कि आर्जी तौर पे जिन जजेस को लाया गया, इखलाकी तौर पे तो उन्हें भी तनख्वाह वसूल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो केसेस की सूरत हाल है, उसके बाद इन चीज़ों को मलहूज रखते हुए उन्हें तनख्वाह से माज़रत खुद ही कर लेनी चाहिए थी। वैसे भी हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है बड़ा बुरे तरीके से आगे जा रहा है, पैसे हमारे पास नहीं हैं, कंगाल हम हो चुके हैं, कशकोल लेके हर कोने खुदरे में हम फिर रहे हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, ख़जाने के अंदर पैसा नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जो आर्जी जजेस हैं वो 26 लाख रुपए महाना वसूल करेंगे। अब इस चीज़ के ऊपर बहस ये हो रही थी कि इनको पेंशन मिल रही है, तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि ये हमारी सवाबदीद है, हम इनको तनख्वाह भी देंगे और ये पहले वाली पेंशन भी वसूल करते रहेंगे। तो यानी यह मामला यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि जिस तरह से अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस की तैनाती होती है, जो कि मुमकिन तौर पर मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो ये ऐन मुमकिन है जो मोस्ट सीनियर वकला या माहिर कानून बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चलिए 2-3 महीने के लिए 26 लाख मुमकिन तौर पे ये वसूल करेंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के साथ ही ये जो एग्रीमेंट है इसको दोबारा से रीनिगोशिएट किया जाएगा और मुमकिन तौर पे इनको कट लगाया जाएगा, जो हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि उनकी तनख्वाह के मुकर्रर करने में मंसूर अली शाह साहब भी रिलक्टेंट थे और वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये 26 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अब ये भी किसी को नहीं पता कि 1 साल की मुद्दत मुकर्रर होने के बाद क्या ये जो नया उन्होंने काम पकड़ा है आर्जी जजेस ने, इसकी भी वो तो पेंशन वसूल करेंगे, क्या 2-2 पेंशन एक ही इदारे से इन जजेस को जाएंगे? ये अपनी जगह पर अहम सवालात मौजूद हैं। अब आते हैं जबरी गुमशुदगियों के इशू के ऊपर। एक वो गुमशुदगियाँ थी जिनके बारे में कहा जाता था कि लोग लापता होते हैं, किसी को नहीं पता था कि कौन उठाता है कौन नहीं उठाता, और इस वक्त जो जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हो रही हैं या घरों के अंदर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जो हमले किए जा रहे हैं, जो तशद्दुद करके अगवा हो रहे हैं, वो तो हम सब के सामने हैं। अब इस अगवा के पीछे 2-3 अनासिर हैं जिनकी तरफ शक गुजरता है, मगर क्या ये हमारी अदालतों की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या ये हमारी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर कोई सो मोटो एक्शन ले, फ़ौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, कमीशंस बनने चाहिए कि क्या ऐसी वजह है एक जमात जिसको आपने निशान से महरूम कर दिया, एक जमात जिसको आपने सियासत की दौड़ से दूर कर दिया, एक जमात जिसके लोगों को तितर बितर कर दिया गया, ज़बरदस्ती वफादारियाँ उनकी तब्दील की गई, एक जमात जिसकी बचे कुछ ही असास है उसको भी उठाया जा रहा है। क्या इसके ऊपर कमीशन नहीं बनना चाहिए? ये कैसा कानून है, ये कैसा सिस्टम पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है? माजी में पाकिस्तान के वजूद में आने से लेके अब तक ऐसी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि इस हद तक लाकानूनियत हो या जंगल का कानून। शायद जंगल के कानून में भी कुछ असूल मौजूद रहते हैं, कुछ कवायद मौजूद होते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो हमें कोई कानून नज़र आ रहा है, ना कोई उसूल नज़र आ रहे हैं और ना कोई सियासत नज़र आ रही है। सिर्फ इंतकाम है जो हर जगह पर नज़र आ रहा है। अब इस इंतकाम के अंदर जब हम जाते हैं या मज़ीद बात करते हैं तो हमें ऐसे वाइब्स भी आती हैं कि मुस्लिम लीग नून शायद ये ख्वाहिश रखती है कि सियासी निज़ाम या सियासी बिसात को लपेट दिया जाए। अब इस मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है जो कि शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, एक हिस्सा वो है जो नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की ये वाज़े तौर पे ख्वाहिश नज़र आ रही है कि किसी न किसी तरह ऐसा दबाव खेला जाए या ऐसा धोबी पटका खेला जाए जिसके नतीजे में पूरे सियासी निज़ाम को लपेट दिया जाए। वजह उसकी सिर्फ एक है, उसकी वजह यह है कि मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है, चोरों की हुकूमत है, वोट चोरी करके ये लोग मुसल्लत हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए,
ایسے میں عدت کیس ختم ہو گیا، ایسے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے حالات بن پڑیں کہ شاید سیاسی نظام کو لپیٹا جا سکے۔ اس کا فائدہ سوائے نون لیگ کو، اس کی بینیفیشری سوائے نون لیگ کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نون لیگ اس وقت فیس سیونگ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور نون لیگ کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ پیچھے ہٹے تاکہ کوئی ہمدردیاں سمیٹ سکیں، چاہے کوئی راستہ نکل سکے، تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی آئندہ والی نسلوں کے لیے کچھ فراہمی ہو سکے اس اقتدار کی جس کی مسند پر یہ 30-40 سال تک بیٹھے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے یا اس میں انتشار پھیلانے کے لیے اسے مزید کتنا توڑ پھوڑ کا شکار کیا جاتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔